हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एमपी पुलिस के ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट का 2017 का 8 सितंबर का पेपर स्टार्ट किया था, मॉर्निंग शिफ्ट का, जिसका फर्स्ट पार्ट जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। इसके 40 प्रश्न हमने हमारे पुराने 2 वीडियो अर्थात एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 93 एंड 94 उनमें ये वाला भाग पूरा कर लिया है, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज वाले 40 प्रश्न। आज हम अगला भाग करेंगे इसी का, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। इसके आते हैं 30 प्रश्न। देखिए, आपको ध्यान हो तो एमपी पुलिस के पेपर में जो है 3 भाग होते हैं, 40 प्रश्न एक भाग में, 30 प्रश्न एक भाग में और 30 प्रश्न फिर तीसरे भाग में होते हैं। मतलब फर्स्ट पार्टीशन हमने पूरा कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्टीशन स्टार्ट कर रहे हैं आज। सेकेंड पार्टीशन जो है मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड है। सरल भाषा में मैं आपको कहूँ तो इसमें मैथ और रीजनिंग आएगी, ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं हम। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। आप इसको लाइक करेंगे और मेरे द्वारा वीडियो के अंतर्गत जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब भी कमेंट में दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपसे जुड़ पाते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, 3/8 और 6/11 के बीच निवेशित 3 अंश हैं। और एक और ख़ास निवेदन है कि हर प्रश्न को देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को अपने स्तर पर हल कीजिए। उसके बाद फिर हमारे वीडियो को प्ले कीजिएगा और देखिएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। आपको कॉपी और पेन लेके बैठना ही है। केवल वीडियो देखने से आप सफल नहीं हो पाएंगे और हमारा उद्देश्य है कि आप ज़रूर सफल हो। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने स्तर पे जो है ये सारे प्रश्न हल करने होंगे। मैं हर प्रश्न पर इस प्रकार से नहीं बोलूँगा। आप खुद अपने स्तर पर हर प्रश्न को देखकर वीडियो पॉज करके उसको हल करके फिर वीडियो को आगे बढ़ाकर देखिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलिए हम हल करते हैं। तो 3/8 और 6/11 के बीच के जो भिन्न है वो हमको निकालनी है। तो इसका सबसे सरल तरीका ये है कि हम 3/8 को दशमलव में और 6/11 को भी दशमलव में निरूपित करते हैं। तो 3/8 को दशमलव में निरूपित करेंगे तो क्या आएगा, 0.8 दूनी 16, 8 24, फिर 6 बचेंगे, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 साती 56, यानी कि 37। आपको सिर्फ 2 अंकों तक ही हल करना है। और 6/11 का क्या मान आएगा, 6/11 का मान आएगा 0.11 पंजे 55 और 11 44, ये 54 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3/8 का जो मान है वो आया है 0.37 और 6/11 का मान आया है 0.54, 54। तो हमको आंसर निकालना है जिसका मान, इन में से जो ऑप्शन है जिसका मान 0.37 और 0.54 के बीच में है वो हमारा आंसर होगा। तो हम इन सभी को भी क्या करते हैं, इन सभी भिन्नों को भी दशमलव में निरूपित करते जाते हैं। तो 4/9 है, तो ये क्या आएगा, 0. फर्स्ट वाले ऑप्शन का फर्स्ट भिन्न हमने ली है। 9 चौक 36, 0.4 36, फिर 4, फिर 9 चौक 36, 0.44 आ रहा है। फिर 9/19 को हम हल करते हैं तो 19 चौक 76, ये भी 0.4 आ रहा है। और ये 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, या 0. यहाँ लिख देता हूँ 0.50। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की ये जो तीनों भिन्न हैं ये ही हमारा आंसर हो जाएगी। कैसे, क्योंकि 0.44 को लीजिए, ये भी 37 और 54 की, आप दशमलव हटा दीजिए। आपको दशमलव अगर कंफ्यूज करता है तो आप दशमलव हटा के भी देख सकते हैं। 37 और 54 के बीच में हमको देखना है तो 44 आता है बीच में, 40 भी बीच में आता है, 44 भी बीच में आता है, 40 भी बीच में आता है और 50 भी बीच में आता है। अर्थात तीनों ही बीच में आ रहे हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप सेकंड ऑप्शन अगर करेंगे तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो है वो इस दायरे के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो ये क्रम दिया गया है आपको, इसमें हमको अगली आकृति देखनी है। तो पहली का दूसरी से जो कनेक्शन है वही कनेक्शन तीसरी का चौथी से होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखने पर पाएंगे कि पहली और दूसरी जो है वो दोनों एक दूसरे में प्रतिबिंबात्मक आकृतियाँ दी गई है। तो तीसरी का जो प्रतिबिंब होगा वही हमारा आंसर होगा। तो तीसरी का प्रतिबिंब जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। क्रम समझते हैं। तो क्रम देखिए आप, क्रम दे रखा है इसमें क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना वैसे ये कॉर्नर और बीच में जो है वो त्रिभुज आ रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर में है, अब ये बीच में आएगा, अब फिर क्लॉकवाइज इस कोने में आएगा, अब फिर बीच में, फिर नीचे वाले कोने में। इस प्रकार से फिर ये अगले स्टेप में कहाँ आएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ना वहीं पर आएगा त्रिभुज। ठीक है ना। कैसे चल रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बार तो यहाँ पे, फिर बीच में, फिर इस कॉर्नर पर, फिर इस कॉर्नर के बीच में, फिर इस कॉर्नर पर। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ वाला ही आएगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। अतिव्यापित होने का मतलब है इन दोनों को हमको मिलाना है, अर्थात इसको उठा के इसके ऊपर रखो या फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले तो बीच की ही आकृति देखिए, आपको कॉर्नर की आकृति थोड़ी धुंधली से दिख रही होगी। ये जो बीच में दोनों आकृतियाँ दे रखी है यही देख लीजिए आप। इनमें क्या है, ये जो आकृति इस प्रकार से बनी हुई है और एक में इस प्रकार से सीधे डंडे खींचे हुए हैं। ठीक है, और एक में इस प्रकार से आड़े डंडे खींचे हुए हैं, है ना। इसमें सीधे डंडे हैं और इसमें आड़े हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार की आकृति हमको कहाँ दे रखी है ये देखते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखी है और ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखी है। अब मिलाते हैं कॉर्नर वाली आकृतियाँ। तो कॉर्नर वाली जो आकृतियाँ हैं वो भी लगभग इसी प्रकार से दी गई हैं। ठीक है ना। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसमें इस प्रकार से दिया गया है एक कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है ना। तो अब इस प्रकार की आकृति जो है वो हमको केवल कौन सी दिख रही है, सेकंड में दिख रही है। तो सेकंड जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जो है ये गलती से ऊपर नीचे लिख गए हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर नीचे लिख गए हैं। आप सिर्फ आकृति देखिए, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, एक कार की कीमत 4,50,000 रुपये है जिसको दुर्घटना के विरुद्ध उसकी कीमत के 90% तक बीमाकृत किया गया। जब एक दुर्घटना में कार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई तो बीमा कंपनी ने बीमाकृत राशि के 95% का भुगतान किया। कार की कीमत और प्राप्त राशि में कितना अंतर था। तो कार की कीमत जो है वो हमको पता है 4,50,000 है। तो 4,50,000 गुणित 90% तक बीमा किया गया था, तो अर्थात इसका क्या देना था उनको, 90% देना था। लेकिन उन्होंने 90% ना देकर क्या किया, 95% का भुगतान किया। अर्थात ये इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी, $4,50,000 गुणित 90% गुणित 95%। देखिए यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है। इन दोनों के परसेंटेज के जो ज़ीरो आएंगे बटे में वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो अब हमको इस इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। जो क्रमांक प्राप्त होगा, जो अंक प्राप्त होगा वो दी गई राशि होगी बीमा कंपनी द्वारा। तो ये 2 और 2 चारों ज़ीरो से चारों ज़ीरो कट जाएंगे। 45 में 90 और 95 का गुणा करना है हमें। ठीक है। तो 45 में 90 और 95 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है
0 3,84,750। अब इसने क्या पूछा है कि कार की कीमत और प्राप्त राशि में कितना अंतर था, तो हमको 4,50,000 में से 3,84,750 घटा देने हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 65,220, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो 320 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय के लिए हमको दोनों अलग अलग समय निकालने हैं, यानी कि 64 किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर में कितना समय लगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर में कितना समय लगा। दोनों समय को जोड़कर हमको क्या करना है, 320 में भाग दे देना है। ठीक है, तो निकालते हैं। 160 में 64 का भाग देंगे तो हमको 160/64 प्राप्त होता है, प्लस इसी प्रकार से 160 में 80 का भाग देंगे। ये दोनों समय जो निकलेंगे 160/64 प्लस 160/80, ये निकलेगा समय कुल। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको देना है भाग 320 में। ठीक है, इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट सोल्व करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग सोल्व करने के बाद फिर इसके साथ मिक्स करके सोल्व करें तो भी कोई समस्या नहीं है। अपने स्तर पर आप इसको सोल्व कीजिएगा। इसके उत्तर जो हैं वो आ रहा है 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको ये सोल्व करने में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न 7वां है। लक्की विक्की से 6 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो लक्की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहीं से हमें आयु प्राप्त हो जाएगी। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या था, 1:2 था, और लक्की जो है वो बड़ा है विक्की से, अर्थात ये जो दूसरा अनुपात है 1:2 दे रखा है, तो ये दूसरा अनुपात लक्की का है और पहला अनुपात विक्की का है। अब दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है, अर्थात हमारे अनुपात का मान क्या है, 6 है। यानी कि विक्की की उम्र क्या है, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 6 वर्ष पूर्व विक्की की उम्र 6 वर्ष है, और 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो लक्की की उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। अर्थात लक्की की उम्र क्या है, 12 वर्ष है। और कब, 6 वर्ष पूर्व, क्यों, क्योंकि ये अनुपात 6 वर्ष पूर्व का है। अब वो पूछ रहा है लक्की की वर्तमान आयु क्या है, तो लक्की की 6 वर्ष पूर्व आयु क्या थी, 12 थी, तो वर्तमान यानी कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, 12 + 6 18, अर्थात थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में जैसे हमारा उत्तर आया उसको हम टिक कर देते हैं, तो आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, 12 को टिक करके आते हैं और आपको आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको सतर्कता से प्रश्न को हल भी करना है और आंसर लगाते समय भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न 8वां है। अनुपातों का सरलीकरण करना है, तो बहुत सरल है। सरलीकरण मतलब इनको काटना है, इनमें भाग देना है किसी विशेष संख्या का। तो इन तीनों में आप देखिए, इन तीनों में भाग जा रहा है 21 का, तो 21 का भाग देंगे तो 21 एकम 21, अनुपात 21 दूनी 42, अनुपात 21 तिया 63, अर्थात 1:2:3। कौन से ऑप्शन में है ये, थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। चीनी के मूल्य में 10% की कमी एक व्यक्ति को 125 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में समर्थ करेगा, तो प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। कम हुआ मूल्य से मतलब ये जो 10% की कमी के बाद जो मूल्य चीनी का हुआ है वो हमको निकालना है। तो आप इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑप्शन में इनको रख के कर सकते हैं, और या फिर आप एक समान कर सकते हैं। तो इसको आप अपने स्तर पर हल करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके लिए चुना है,
और अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा या फिर अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको समझा दूंगा। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूं, लेकिन मुझे कोई कमेंट प्राप्ति नहीं हो रही है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि वर्ग की लंबाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है। अब सोचो, वर्ग जो होता है वो इस प्रकार से होता है, उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब अगर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, अर्थात इसकी लंबाई 30% बढ़ गई और चौड़ाई जो है वो 25% बढ़ गई, अर्थात ये इस प्रकार की आकृति हो गई, तो क्या है, वर्ग रहा? नहीं रहा ना, ये बन जाता है आयत। तो यहाँ लिखा हुआ है परिणामित आयत का, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। परिणामित आयत मतलब परिणाम स्वरूप ये क्या बन गया? आयत बन गया। वर्ग की तुलना में क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग की तुलना में क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है। तो अब हमको वर्ग की लंबाई और चौड़ाई मान लेनी है। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई देखिए, अगर मानने की बात आती है परसेंटेज में, तो आप सभी को पता होगा कि मानने में हमको क्या मानना है? 100 मान के चलना है। तो आप 100 मानिए इसकी लंबाई, ठीक है, और उसकी चौड़ाई भी क्या मानिए? 100 मानिए। तो क्षेत्रफल की तुलना कर रहा है वो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। इसको आप नोट कीजिएगा। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल के लिए हमको उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि हुई है, तो 100 में 30% जोड़ देंगे, यानी कि 100 में 30 जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 130 गुणित, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई या भुजा गुणित भुजा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने भुजा गुणित भुजा से निकाला था, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती है, तो दोनों भुजाएं हमने 100 मानी थी। अब यहाँ आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी 30% बढ़कर 130 और चौड़ाई 30% बढ़कर, वर्ग की चौड़ाई 25% बढ़ने के कारण हम यहाँ ले लेंगे 125। तो 130 गुणित 125 हम करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। तो करते हैं, 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, 13 और 3 16, ठीक है। तो पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो क्या था? 10,000 था, ठीक है ना। अब 10,000 और ये क्या हो गया? 16,250 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 6250 बढ़ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6250 हमारा आंसर हो जाएगा। वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 62.5% आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर देता है और बी उसी टंकी को 9 घंटे में खाली कर देता है। दोनों नलों को खोला जाए तो टंकी कब भरेगी? ये तो बहुत सरल है, 1/6 माइनस 1/9 कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए, 18, 6 × 18 माइनस 9 दूनी 18, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? बराबर 1/18, अर्थात 18 घंटे में जो है टंकी भर जाएगी, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए, मैं जो है आपको ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाता हूँ। उसका कारण ये है कि अगर आप ट्रिक से पढ़ोगे तो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत सारी ट्रिकें हो जाएगी, और लास्ट टाइम पे जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो आपके माइंड में बहुत प्रेशर होता है, वहाँ पर आपको ट्रिकें याद नहीं आएगी, या फिर आप उन ट्रिकों में कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें कौन सी ट्रिक लगानी है। तो इसलिए आप इनको बेसिक मेथड से, एक्स वाले मेथड से करने का प्रयास कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप उसको हल कर पाओगे, कभी भूलोगे नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष पश्चात वो अपनी माता की आयु का 1/2 हो जाता है, तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसको आप ऑप्शन से कर लीजिए आराम से, कोई समस्या नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम मानते हैं 40 वर्ष है उसकी माता की आयु, तो उसकी माता की आयु का 2/5 उसकी आयु है, तो 40 का 2/5 करेंगे तो उसकी आयु क्या हो जाएगी? 5 8 40, 8 दूनी 16, व्यक्ति की आयु हो गई 16। अब 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या हो जाएगी? 8 वर्ष जोड़ देंगे, इसकी आयु 24 हो जाएगी, और माता की आयु हो जाएगी 48।
तो इन दोनों का अनुपात वो बोल रहा है 1/2 हो जाएगा। तो 24 और 48 का अनुपात क्या है, 1/2 हो रहा है। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, बिल्कुल हो रहा है। मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर आप अदर ऑप्शन पकड़ेंगे तो वो जो है वो हमारा जो दोनों कंडीशन है वो फॉलो नहीं करेंगे। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक्स मान कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक व्यक्ति एक विशेष गति में 800 मीटर की दूरी को तय करता है, मतलब वो गति बता नहीं रखी है। यदि गति 15 मीटर प्रति सेकंड अधिक होती तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 12 सेकंड पूर्व पहुंच गया होता। इसको भी आप ऑप्शन से कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसी प्रकार से आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको करके अगले वीडियो में या कमेंट में आपको जैसा भी आप बोलोगे वैसा हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप अपने स्तर पर कीजिएगा, बहुत सरल सवाल है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 14 क्वेश्चन है। एक मिठाई के पैकेट में 200 मिठाइयाँ हैं। इन्हें छात्रों के 3 समूह के बीच में वितरित करना है। 23 छात्रों के प्रथम समूह में प्रत्येक को 2 मिठाइयाँ मिलेगी। 23 छात्रों के प्रथम समूह में प्रत्येक को 2 मिठाइयाँ मिलेगी। छात्रों के समूह में प्रत्येक को दूसरे छात्रों के समूह में 1 मिठाई मिलेगी प्रत्येक को, जबकि 38 छात्रों के तीसरे समूह में 3 मिठाइयाँ मिलेगी। यदि वितरण के पश्चात कोई भी मिठाई नहीं बचती है तो दूसरे समूह में कितने छात्र थे। मतलब हमको क्या करना है, दूसरे समूह के छात्र निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल मिठाइयाँ पता है हमको 200। अब इनको पूरी तरीके से बांटना है। तो 23 छात्रों को 2 मिठाइयाँ प्रत्येक को मिलेगी, तो टोटल मिठाइयाँ कितनी हो जाएगी 46। और इसी प्रकार से 38 छात्रों को प्रत्येक को 3 मिठाइयाँ मिलेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 × 24, 3 × 9 और 2 × 11, 114, ठीक है ना। 46 और 114 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 160 आ जाएगा। अब 200 में से 160 मिठाइयाँ तो हमको पता है कहाँ जा रही है, बची कितनी 40 मिठाइयाँ। तो दूसरे समूह में प्रत्येक को एक ही मिठाई मिलनी है, अर्थात टोटल कैंडिडेट कितने हैं दूसरे में 40। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न है। एक कारखाने में सुंदर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। महेश उस कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और दिलीप उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है। यदि वे सब एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे। अर्थात हमको 1/6 + 1/4 + 1/3 करना है। कीजिएगा आप इसको, तो क्या आंसर आएगा, इनका एलसीएम आएगा 12 और 6 दूनी 12 + 4 × 12 + 3 × 12, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7 और 2 9 बराबर हो जाएगा 9/12, ठीक है। 9/12 अर्थात 3 × 9 और 3 × 12, 3/4 हमारा उत्तर हो रहा है। 3/4 को उल्टा करेंगे अर्थात 4/3 जो है वो दिवस आ जाएंगे, 4/3 दिन लगेंगे। अब 4/3 नहीं ऑप्शन में, तो इसको हम सरल कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 1 हासिल, तो 1 सही 1/3 हमारा उत्तर है। 1 सही 1/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए, आज के हमारे क्वेश्चन जो है वो पूर्ण हुए। हमने दूसरे भाग के 15 प्रश्न आज करवाए हैं, 15 प्रश्न हम अगली वीडियो में कल करवाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने 15 में से कितने सवाल सही किए। और भी कोई समस्या या सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का